बीपीएससी 66 मेंस सीरीज के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर के यूनिट 1 को देखा था। यूनिट 1 बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी को देखा था। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी जो यूनिट 2 का पार्ट है, यू कैन से सेक्शन 2, जो सेक्शन 2 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन हमारे जो निकलेंगे, उस 3 क्वेश्चन के लिए क्या हमारा सिलेबस होगा, कैसे उसको पढ़ना है हमें और कहां से हमें उसको गैदर करना है, उसके इंफॉर्मेशन को, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आज हम लोग सेक्शन 2 में इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है यहां पे सेक्शन 2 जो इंडियन ज्योग्राफी है, उस इंडियन ज्योग्राफी के जो रेफरेंस कंसेप्ट है, जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं उसकी, वह वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही निकल के आता है, सेक्शन 1 से ही निकल के आता है। लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर यह है, फंडामेंटल डिफरेंस यह होगा, इंडियन ज्योग्राफी में आपके राइटिंग अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होनी चाहिए। आपके राइटिंग अप्रोच, लिखने का तरीका थोड़ा सा आपको यहां पे सेलेक्टिव अप्रोच और यहां पे राइटिंग स्किल, लेखन कौशल का आपको अधिक से अधिक प्रयोग करना होगा, तभी आप अच्छे मार्क्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस सेक्शन 2 में जनरली यहां पे भी 7 to 8 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 3 क्वेश्चन का आंसर करना होगा हमें। यहां पे भी 2 पार्ट होंगे, इंडियन ज्योग्राफी होगा और ज्योग्राफी ऑफ बिहार होगा। हम सिलेबस डिस्कस करने से पहले जो मैंने बोला, यहां पे कुछ डिफरेंट अप्रोच, कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म को हमें अप्लाई करना होगा ताकि हम बेहतर मार्क्स ला सकते हैं इसमें, और लाया जा सकता है और आता भी है। 200 प्लस स्कोर करना है तो यहां पे हमें कुछ करना होगा। तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इस पे पहले हम डिस्कस करते हैं, देन फिर जो है सिलेबस डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, इंडियन ज्योग्राफी में 2 एरिया होंगे आपके। एक स्टैटिकल एरिया होंगे जो कि थ्योरी बेस्ड होंगे, जो कि थ्योरीज होंगे, बुक में दे रखा होगा, और दूसरा इसका डायनामिकल एस्पेक्ट होगा जो कि करंट इंफॉर्मेशन बेस्ड होगा। अब यह करंट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्या होगा और कैसे होगा और इसमें आपको क्या करना है। तो आंसर राइटिंग में, आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मेंस क्वालिफाई करने का जो बैकबोन है, जो आधारभूत स्तंभ है, वह आपका आंसर राइटिंग स्किल और आंसर राइटिंग स्पीड, यह 2 फंडामेंटल ये है, बेस है, जिससे आप मेंस में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो राइटिंग स्किल लेखन कला है, यह राइटिंग के साथ नॉलेज नहीं है, स्किल है, कौशल है। और कौशल एक दिन में डेवलप नहीं होता, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। और कौशल में जो कुछ टेक्निक होते हैं, कुछ अप्रोच होते हैं, कुछ आइडियाज होते हैं। और बेसिक बात है, जब कौशल की बात करते हैं तो कुछ अपना ओपिनियन भी होता है, अपना आइडियाज होता है, कुछ अपना क्रिएटिविटी होता है। तो वही डिमांड करता है यह सिलेबस। तो क्या डिमांड करता है, हम कुछ पहले एग्जांपल समझाते हैं, देन फिर जो है हम सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आप एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक पे आप आंसर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक में जीरो बजट फार्मिंग या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारा मटेरियल आपके बुक्स में होंगे, बहुत सारा न्यूज़पेपर में, जर्नल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। लेकिन कुछ और आइडियाज यहां पे आप अपने अकॉर्डिंग या फिर कोई ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन है इंडियन गवर्नमेंट, जैसे आईसीआर है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, उसका कुछ ऐसा आइडिया दिया गया है, उसको यहां से आप कट कर लीजिए और यहां पे यूज कीजिए। क्या है, हम इस पे यही इसी पे हम डिस्कस करते हैं पहले, देन फिर सिलेबस पे आते हैं। या फिर अभी हमारा चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान को ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़िए। फिर स्वच्छ भारत अभियान के साथ साथ चल रहा है स्मार्ट सिटी प्लान, स्मार्ट सिटी प्लान को आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से जोड़िए। अब देख रहे हो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। फिर चल रहा है भारत सरकार अपने रेवेन्यू डेफिशिएट को, अब देखो इकोनॉमिक्स आ गया, राजस्व घाटे को कम करने का प्रयास कर रही है। और राजस्व घाटे को कम करने के कंडीशन को, राजस्व घाटे के कम करने के टेक्निक को आप जीरो बजट फार्मिंग से जोड़िए, या फिर स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट से जोड़िए, या फिर स्वच्छ भारत अभियान। इतने सारे इंटरडिसिप्लिनरी आइडियाज को जब आप किसी एक क्वेश्चन के साथ, एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन के साथ आप टेस्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, आपको तो मार्क्स आएंगे ही। तो यहां पे इंडियन ज्योग्राफी के साथ कुछ इस मेथड को अप्लाई करना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे यहां 3-4 प्रोग्राम एक साथ चल रहा है। एक तो अभी फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फार्मर के इनकम को डबल करने की बात हो रही है। फार्मर के इनकम को क्या करना है, 2 टाइम्स इंक्रीज करना है, 2 टाइम्स डबल करना है। दूसरा चल रहा है स्मार्ट सिटी प्लान, चल रहा है भारत सरकार का स्मार्ट सिटी। तीसरा जो एक मैकेनिज्म और है, एक और प्रोग्राम भारत सरकार के चल रहे हैं, वह स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत अभियान है।
और चौथा एक और प्रोग्राम चल रहा है, वह ऑर्गेनिक फार्मिंग को भारत सरकार प्रमोट करना चाह रही है, कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये सारे चारों प्रोग्राम, भारत सरकार के प्रोग्राम को अगर आप एग्रीकल्चर और बिहार के कंटेक्स्ट में फार्मर के, किसानों के आय को दोगुना करने में, या फार्मर के, किसानों के बेटरमेंट के लिए किसानों को किस तरह से भारत सरकार अपने अर्थव्यवस्था को, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को और बेहतर और इनरिच कर सकती है, और इस चारों कंटेक्स्ट को साथ एक साथ लिखते हैं, तो क्यों नहीं मार जाएंगे। तो मैं यहां पे यही डिस्कस कर रहा हूं कि इस एरिया में इंडियन ज्योग्राफी जो हमारा अभी आज का टॉपिक है, उसके क्वेश्चन के आंसर राइटिंग में आप जितना अधिक से अधिक अपने स्किल को यूज करेंगे उतना ही अच्छा मार्क्स लाएंगे, और उस स्किल में किस तरह के स्किल को यूज करेंगे उसको मैं इसे समझाने का कोशिश कर रहा हूं। तो देखते हैं क्या है यह, कैसे हम इसको समझ पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप देखते होंगे शहर होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, दिल्ली है, पटना है, मुंबई है। दिल्ली का ही हम एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली एनसीआर रीजन में, आप दिल्ली में जब जाएंगे, दिल्ली में, तो दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में जो आजादपुर वगैरह के आसपास देखेंगे, उसके बाद का क्षेत्र जो है वह बड़ा सा डंपिंग ग्राउंड है। वह डंपिंग ग्राउंड होता है किसका? कूड़ा का। जो अर्बन सीवेज होते हैं, अर्बन कचरा होता है, जो शहरी कचरा होता है, वह यहां पे जाके क्या होता है? डंप होता है। यह डंपिंग ग्राउंड का काम करता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस डंपिंग ग्राउंड में, इस डंपिंग ग्राउंड में क्या होता है? मिट गया, एक मिनट में ले लेता हूं मार्कर। हाँ, ये शहर था, यही फिगर मैंने बनाया था। ये शहर है, और ये जो शहर का पेरीफेरल एरिया है, किसी भी शहर का पेरीफेरल एरिया वह क्या होता है? वह इस शहर के कूड़े का डंपिंग ग्राउंड होता है। क्या होता है वह? डंपिंग ग्राउंड। कभी कभी दिल्ली के डंपिंग ग्राउंड को लेकर के न्यूज भी आते रहते हैं, जो कूड़े का बड़ा सा पहाड़ था, पहाड़ गिर गया और कुछ एक्सीडेंट हो गए, कुछ इस तरह का न्यूज आपने सुना होगा। यह डंपिंग ग्राउंड क्या है? यह कूड़े का पहाड़ है, जो कि इस शहर का कूड़ा है, यह दिल्ली का कूड़ा है, और यह कूड़ा दिल्ली के सफाई अभियान का पार्ट हो सकता है। अब इस कूड़े का कैसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज कर सकते हैं? यह दिल्ली हम एग्जांपल लेते हैं, किसी भी शहर के पेरिफेरल एरिया, अपने आसपास भी देख सकते हैं, शहर के जो किनारे का क्षेत्र होता है, चारों ओर का क्षेत्र होता है, वह क्या होता है? वह उसका डंपिंग ग्राउंड होता है। तो यह डंपिंग ग्राउंड है, यह कूड़ा डस्ट यहां पे है। अब यहां पे यह इस शहर के बाद का क्षेत्र जो होगा, इसके पेरिफेरल एरिया के बाद का क्षेत्र, ऑब्वियस सी बात है, शहर के बाद गांव स्टार्ट होता है। इसके बाद का क्षेत्र क्या होगा? रूरल एरिया होगी, गांव होंगे, विलेजेस होंगे। अब इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे? फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करेंगे। कैसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जो वह क्या होगा? वह कंपोस्ट, बायो कंपोस्ट। तो यह कूड़ा है। आप देखेंगे सफाई अभियान में दो तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। देखेंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। मींस जो बायोडिग्रेडेबल, जो अपघटित हो सकता है, गीला कचरा, सूखा कचरा जैसे शब्द यूज होता है। नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट जैसे प्लास्टिक है, उसका रिसाइकल होगा, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है जिसको जो डिकम्पोज हो सकता है, अपघटित हो सकता है। तो इस वेस्ट को दो कैटेगरी में देखेंगे, ब्लू कलर और रेड कलर, कुछ इस तरह से कलर होता है डस्टबिन का। तो यहीं पे डिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को क्या किया जाता है? सेपरेट कर लिया जाता है। और इस एरिया में केवल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो अपघटित होने वाला कचरा है, गीला कचरा, उसको उसको ड्रॉप किया जाएगा, उसको डंप किया जाएगा। और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट को क्या किया जाएगा? रिसाइकल करके फिर से यूज किया जा सकता है उसको। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, इस एरिया में जब डंप कर दिया जाएगा तो कुछ नहीं करना है, कुछ वर्म्स को ला करके छोड़ देना है। कुछ नहीं करना है, कुछ वर्म्स आ गया, कुछ वर्म्स को लाके यहां छोड़ देना है। अब यह अपनी जनसंख्या को खुद बढ़ा लेगा, और जनसंख्या को ही नहीं बढ़ाएगा बल्कि इस कचरे को भी डिकम्पोज करेगा, तेजी से अपघटित करेगा। मींस कचरे का डिकम्पोजिशन, जो वेस्टेज है उसका डिकम्पोजिशन किस में? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में, जैव उर्वरक में। और यह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन हुआ है वह इस कचरे से हुआ है, जिसका कोई कॉस्टिंग नहीं है, जो शहर में ऐसे ही वेस्टेज है, केवल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा है सरकार को। यहां पे नगर निगम, जो भी शहर का होगा नगर निगम, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसलिए देखेंगे कहा था गीला कचरा, सूखा कचरा को अलग अलग रखिए, और कचरे का हम कुछ वैल्यू देंगे, कुछ कीमत देंगे। मींस कचरे से भी आप कमा सकते हैं, है ना। तो यहां पे क्या होगा? यह फर्टिलाइजर का फार्मिंग हुआ।
फर्टिलाइजर का फार्मिंग कितना सिंपल मेथड से, शहर के कचरे को डंप किया और उसमें कुछ वर्म्स लाके छोड़ दिया, और उस वर्म्स ने क्या किया, उस कचरे को डिकम्पोज किया और जैव उर्वरक में कन्वर्ट किया। इसके दो फायदे, एक तो इस कचरे से जो बदबू आ रही थी, गंदी बदबू जिससे बहुत सारी बीमारियां होती है, उस बीमारियों से बचाओ। दूसरा, इस कचरे से कोई शहर से हटाया गया तो शहर की भी सफाई होगी, सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान का भी पार्ट हो सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, यह ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हुआ, और इसके बाद का एरिया जो है वह क्या है, वह एग्रीकल्चर लैंड का एरिया होता है। एग्रीकल्चर लैंड का एरिया इजीली यह क्या होगा, एग्रीकल्चर फार्म तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र तक ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इजीली चला गया। अब किसानों को कौन सा फर्टिलाइजर मिला है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिला है। किस कीमत पर मिला है, मिनिमम कीमत पर मिला है। मिनिमम कीमत पर मिलेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, ऑब्वियस सी बात है ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोशन मिलेगा। फार्मर का इनपुट कॉस्ट, जो लागत मूल्य है वह कम होगा, और फार्मर का इनपुट कॉस्ट कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली फार्मर का इनकम कुछ बढ़ेगा, इनकम में इनकम इंक्रीज करेगा। यह बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, और यह सस्टेनेबल होगा। ना केवल फार्मर का इनकम इंक्रीज करेगा, बल्कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, सॉइल का हेल्थ भी क्या होगा, वह इंप्रूव होगा। सॉइल का हेल्थ इंप्रूव होगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया तो ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वह भी सॉल्व होंगे। देखो कितना एडवांटेज है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगे तो गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है, स्वास्थ्य व्यय है वह कम होगा। हेल्थ एक्सपेंडिचर कम होगा तो सरकार का राजस्व व्यय, जो कि अनप्रॉफिटेबल एक्सपेंडिचर है, वह कम होगा, तो सरकार क्या करेगी, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। तो ऑल आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अब चूंकि लोकल लेवल पे हमारा फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन हो रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, हम ध्यान रखना है, फर्टिलाइजर के का अधिकांश पार्ट हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं विदेशों से, तो हमारा फर्टिलाइजर का इंपोर्ट कम हो जाएगा, और फर्टिलाइजर का इंपोर्ट कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा बीओपी करेक्ट होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट होगा, और बैलेंस ऑफ पेमेंट करेक्ट होगा कहने का सेंस, फर्टिलाइजर हम आयात कम कर रहे हैं तो विदेशी मुद्रा हमारा बाहर कम जा रहा है, तो उस विदेशी मुद्रा का प्रयोग हम किसी और कार्य में कर सकते हैं, किसी और एक्टिविटीज के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हम यूज कर सकते हैं। तो कहते हैं स्मॉलर चेंज ब्रिंग्स बिगर चेंज। यह छोटा परिवर्तन जो है यह बड़ा परिवर्तन लाएगा। यह बड़ा परिवर्तन न केवल यहां लाएगा बल्कि आपके आंसर राइटिंग में बड़ा परिवर्तन लाएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी में जब हम आंसर लिखते हैं तो कुछ इस तरह के आइडियाज को जब हम इंप्लीमेंट करते हैं, देन आप जो है बहुत अच्छे मार्क्स आपको आ सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह आपका अपना आइडिया होगा, यह आपका अपना अप्रोच होगा। हालांकि यह जो है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च का दिया गया आइडिया है, जो मैंने यहां पे कॉपी किया, लेकिन आपको किसी भी बुक में, मैं चैलेंज देके कहता हूं, किसी भी बुक में आप इस आइडियाज को नहीं दे सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आईसीएआर का आइडिया है, यह किसी ने नोटिस नहीं किया और इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया और नहीं लिखा। किताब राइटर जो होते हैं वो तो कट कॉपी पेस्ट ऑलमोस्ट मैक्सिमम, कुछ को छोड़ दे तो उसने नहीं दिया, हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। तो ये आइडियाज इस तरह से अगर आप लिखते, इस तरह के बहुत सारे आइडियाज होंगे इस इंडियन ज्योग्राफी में, जब हम डिस्कस करेंगे। जो मेरा ये सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में 3 पार्ट है। पहले तो मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, सेकंड पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में 4 साल, लास्ट 4 एग्जाम जो हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन को डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। उसके पीछे ऑब्जेक्टिव है किस तरह से आपको आंसर लिखना है, क्या आंसर लिखने का तरीका होगा। देन फिर हमारा जो नेक्स्ट थर्ड स्टेज होगा वह होगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम इस पेपर में 20 के अबाउट क्वेश्चन ये करेंगे, एज्यूम करेंगे, और उसी से आपके आंसर होंगे। उस सभी क्वेश्चन को हम डिटेल डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ क्या करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। 3 पार्ट में हमारा ये सीरीज ज्योग्राफी ऑप्शनल को लेकर के चल रहा है। तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है इंडियन ज्योग्राफी में, और बहुत सारे हैं जो कि हम समय समय पे डिस्कस करेंगे, टाइम टू टाइम। तो यहां पे भारत स्वच्छता अभियान, स्मार्ट सिटी कंसेप्ट, भारत सरकार के राजस्व व्यय को कम करना, वह भी बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के बहिर्प्रवाह जो आउटफ्लो होता है फॉरेन करेंसी को, उसको मिनिमाइज करना, इसके साथ साथ किसानों के आय को दोगुना करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, और साथ ही साथ क्या करना, ह्यूमन हेल्थ को इनहेंस करना, क्योंकि फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे स्वास्थ्य पे हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर को यूज ना करके हम बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज करेंगे
तो हमारे स्वास्थ्य पे नकारात्मक प्रभाव जो है वह नहीं होगा, सॉइल हेल्थ इनरिच होगा, मृदा की शक्ति बनी रहेगी। तो कितना सारा डायमेंशन होगा एक छोटा सा परिवर्तन। तो इस तरह के आइडियाज को आपको क्या करना होगा, इस टॉप पेपर में इंप्लीमेंट करना होगा। यह एक एग्जांपल था। तो अब आइए देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है और इस सिलेबस का डिटेल एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। जो मैंने पहले ही कहा था, जो हमारा यह जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो यह सेशन है, इसमें सिलेबस को डिटेल सिलेबस को पहले समझना है। आपको अगर मान लीजिए दिल्ली जाना है तो आपको पता होना चाहिए जो आप दिल्ली जाने के लिए कौन कौन सी ट्रेन है। नहीं तो अगर नहीं पता है तो आप हो सकता है किसी गलत ट्रेन में बैठ गए और दिल्ली के बदले आप मुंबई चले गए। पटना से अगर आपको दिल्ली जाना है तो, और जाने में ट्रेवलिंग टाइम भी अधिक लगा और गलत डेस्टिनेशन पे भी पहुंच गए। इसी तरह से अगर किसी एग्जाम को इफेक्टिवली और क्रैक करना है, अच्छे मार्क्स से क्रैक करना है, रैंक के साथ क्रैक करना है, तो हमें कहां जाना है यह पता होना चाहिए। और इसके बारे में सिलेबस, यहां सेंस इसका किससे है, सिलेबस से। तो सिलेबस हमें पता होना चाहिए डिटेल में, सिलेबस का डिटेल एनालिसिस, सिलेबस का पूरा पिक्चर क्लियर करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ डिमांड, किस तरह का डिमांड कर रहा है यह सिलेबस, और उसके बारे में देन फिर जो है आप उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमको वर्क करना है। और उस वर्क में किस तरह से आइडियाज को इंप्लीमेंट करना है, यह मैंने आपको एक एग्जांपल से दिया है इस पेपर में। तो आइए देखते हैं अब क्या है यह हमारा सिलेबस। तो सिलेबस यहां पे आप देखेंगे बहुत सारे टॉपिक दे रखा है। फिजिकल एस्पेक्ट है, देखेंगे यहां पे आप अगर बुक में भी देखेंगे तो सिलेबस का बहुत सारा डायमेंशन है। थोड़ा सा लगता है जो बड़ा सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल एस्पेक्ट है, भौतिक पहलू हिंदी में कहेंगे इसको। ह्यूमन एस्पेक्ट है, मानवीय पहलू। संसाधन ज्योग्राफी, रिसोर्स ज्योग्राफी होगा। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी का ही हम लोग एग्जांपल देख रहे थे। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक ज्योग्राफी। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, परिवहन और व्यापार। सेटलमेंट, बस्ती भूगोल। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। अगर दो दो टॉपिक ही इसमें, सब टॉपिक ही निकालिए, मेन टॉपिक है, मेन यूनिट है या नाम है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, दो दो भी निकाले तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। और इसके बाद ज्योग्राफी ऑफ बिहार, तो बहुत ही लेंदी लगेगा आपको, लेकिन बिलीव मी एकदम लेंदी नहीं बनाना है। यहां से 3 क्वेश्चन को चुटकी में हल करना है। कैसे हल करना है, कैसे करना है, तो थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच के साथ करना है। लेकिन इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए और मुझे भी मजा आए। चलिए आइए देखते हैं क्या। तो फिजिकल एस्पेक्ट देखिए, फिजिकल एस्पेक्ट इंडियन ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में यहां पे सिलेबस में आपका मेंशन है। तो ऑब्वियस सी बात है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार अगर हम पढ़ते हैं तो बिहार भी कहां है, इंडिया में ही है। तो अगर हम इंडियन ज्योग्राफी का फिजिकल एस्पेक्ट देख रहे हैं, भौतिक पहलू देख रहे हैं, तो सेम टाइम ज्योग्राफी ऑफ बिहार का भी भौतिक पहलू देख सकते हैं। फिजिकल डिवीजन ऑफ बिहार, बिहार का भौतिक विभाजन। और बिहार के क्वेश्चन पूछ रखा है, बिहार का भौतिक विभाजन कितने फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया बिहार को। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है इंटरलिंक्ड अप्रोच, फिजिकल एस्पेक्ट, ज्योग्राफी ऑफ बिहार। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको अगर बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो 3 से 4 पॉइंट जो है इंडियन ज्योग्राफी का, वो हम बिहार कंटेक्स्ट में देख लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। पहला फिजिकल एस्पेक्ट वाला पार्ट, दूसरा ह्यूमन एस्पेक्ट वाले पार्ट में पॉपुलेशन, स्पेशली पॉपुलेशन ऑफ बिहार। यह आपके जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। इंडियन ज्योग्राफी तो 100% जनरल स्टडीज है। फिर उसके बाद आपका रिसोर्स, संसाधन, संसाधन में देखना है, लेकिन संसाधन बहुत यहां पे रिक्वायर्ड नहीं है बिहार के कंटेक्स्ट में। एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, बिहार का एग्रीकल्चर कंडीशन और एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव ऑफ बिहार, एग्रीकल्चर के संदर्भ में बिहार को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देन फिर इंडस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है बिहार में इंडस्ट्री नहीं है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट, किस तरह के इंडस्ट्री की पॉसिबिलिटीज है बिहार में, किस तरह के इंडस्ट्री की संभावना हो सकती है, तो उसको लेकर के डिस्कशन। तो यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड बिहार के कंटेक्स्ट में नहीं भी देखेंगे तो हमारा काम चलेगा। सेटलमेंट, बस्ती भूगोल इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में जो है सबसे लेस अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन पॉपुलेशन लेस है। सरकार के साथ साथ क्या है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम चल रहा है, स्मार्ट सिटी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है, उसको लेकर के बिहार से इंटरलिंक करते हुए आपको देखना है। तो कुछ इस तरह से ही हमको जोड़ के देखना है। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, प्रादेशिक विकास और नियोजन। प्रादेशिक विकास और नियोजन में एक टॉपिक आता है रीजनल डेवलपमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, 5 ईयर प्लानिंग एंड रीजनल डिस्पैरिटीज, पंचवर्षीय योजना। प्रादेशिक असमानता, आर्थिक असमानता, इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज, और आर्थिक असमानता का सुंदर उदाहरण बिहार है।
आजाद भारत हुआ, महाराष्ट्र कहां से कहां चला गया और बिहार पीछे रह गया, तो क्यों रह गया, पंचवर्षीय योजना, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग वगैरह वगैरह सारे टॉपिक यहां पे है। फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीतिक पहलू, ये सारे एस्पेक्ट हैं। लेकिन बिहार के कंटेक्स्ट में हमको 3-4 पार्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, ह्यूमन एस्पेक्ट, जनसंख्या, एग्रीकल्चर, उसके बाद आपका सेटलमेंट, इस 4-5 एस्पेक्ट को बिहार के कंटेक्स्ट में देख लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हमारा अगला सेशन होगा, इस वीडियो के बाद अगला सेशन PYQS ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस ही है, तो हम लोग उसमें भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से इंडियन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी ऑफ बिहार को बहुत सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं एक और पॉइंट यहां रिपीट कर रहा हूं, जैसे मैंने बोला कुछ आइडियाज इंप्लीमेंट करने होंगे, वैसे ही यहां पे इंडियन ज्योग्राफी में आंसर राइटिंग के समय आपको एक और पॉइंट हमेशा डिनोट करना है, जहां तक पॉसिबल हो बिहार का एग्जांपल जरूर लेना है। अगर मान लो मॉनसून ही आप लिख रहे हैं, मॉनसून की अनसर्टेनिटी इन्फ्लुएंस द अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मॉनसून की अनिश्चितता कृषि अनिश्चितता को निश्चित करता है, या इंडियन फार्मिंग इज गैम्बल ऑफ इंडियन मॉनसून, इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप लिख रहे हैं उसमें बिहार का एग्जांपल जरूर लें। नहीं भी दे रखा है बिहार कोड, नहीं भी किया तो बिहार को हम लिखना है। या फिर अगर आप लिख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन, तो उसमें अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई एग्जांपल है, मान लो सेटलमेंट का कोई है, तो सिटी, जो सिटी है इंडिया के कंटेक्स्ट में, इंडियन सिटीज को हम अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो सेम इंडियन लेवल पे, इंडियन इकोनॉमिकल लेवल पे वर्ल्ड में जो कंट्री है, जो इंडिया के कंटेम्पोररी है, जिसके विकास का स्तर इंडिया के विकास के स्तर के जैसा है, उसके नगर का हम एक उदाहरण ले लेते हैं, एक इंडिया के नगर का उदाहरण लेते हैं और एक बिहार के नगर का उदाहरण लेते हैं। इस तरह से 3 इंटरलिंक्ड अप्रोच, एक ग्लोबल, दूसरा क्या होगा हमारा नेशनल लेवल पे, तीसरा रीजनल लेवल पे, 3 एग्जांपल को जब हम इंटरलिंक करेंगे तो हमारा क्या होगा, वह क्वेश्चन जस्टिफाई होगा, बेस्ट मार्क्स आएगा। बिलीव मी, अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और इस तरह से लिखने के लिए नॉलेज से अधिक जरूरत क्या है, स्किल। राइट टाइम पे आपको एग्जांपल क्या होना चाहिए, माइंड में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, इंटरलिंक होना चाहिए। इसलिए मेंस निकालने का जो तरीका है, मेथड है, उसमें मोर देन 50% जो वेटेज है वो हम राइटिंग स्किल को देते हैं, लेखन कला को। नॉलेज से अधिक क्या है, राइटिंग स्किल का इंपॉर्टेंस है। तो जितना अधिक से अधिक राइटिंग स्किल होगा उतना ही इस पे हमारा प्रैक्टिस हो पाएगा, उतने अच्छे हमारे मार्क्स आ पाएंगे। तो आइए देखते हैं अब 1 बाय 1 टॉपिक को क्या क्या हमें देखना है। पहला टॉपिक है फिजिकल एस्पेक्ट, मैंने बोला था जियोलॉजिकल हिस्ट्री, भूगर्भिक इतिहास, जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत का भूगर्भिक इतिहास और भारत का भूआकृतिक विभाजन, इसको देखना है। लेकिन इसको भी थोड़ा सा हम लोग अप्लाइड फॉर्म में देखना है, भूगर्भिक इतिहास में को भी और जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर को भी। क्या है अप्लाइड फॉर्म में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो यहां पे डिस्कस करेंगे। फिर इंडियन मॉनसून, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेगुलर बेसिस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है। और तीसरा टॉपिक हमारा है सॉइल एंड वेजिटेशन, मृदा और वनस्पति। इस 3 टॉपिक को हम करते हैं। यहां से हमें 3 क्वेश्चन करना है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इस पूरे एरिया से मुझे 3 क्वेश्चन करना है। 3 क्वेश्चन हमारा वहां से था, हो चुका है जो, और 3 ही क्वेश्चन यहां से करना है, मींस 150 मार्क्स का क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 50 मार्क्स। लेकिन ध्यान रखना यहां पे जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वह मैक्सिमम टाइम जो है वह क्या होगा, ए और बी के फॉर्म में होगा, मींस 3 into 2, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन करने हैं हमें। तो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम चांस आपका बनता है जो इस 3 टॉपिक से आपके फुल लेंथ क्वेश्चन आए। यहां पे जो है ए बी का फॉर्म होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम फुल लेंथ देखते हैं। लेकिन कभी कभी हो सकता है या हाफ क्वेश्चन के फॉर्म में आए, ए नंबर क्वेश्चन के फॉर्म में आए, तो बी क्वेश्चन का जो एरिया होगा, ध्यान रखना है, वह ह्यूमन एस्पेक्ट से होगा। और ह्यूमन एस्पेक्ट में 2 एरिया इंपॉर्टेंट है। पहला ट्राइबल रीजन एंड देयर प्रॉब्लम्स, जनजातीय प्रदेश एवं उससे संबंधित समस्याएं। यह एक टॉपिक है, स्पेसिफिक टॉपिक है, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा, इस टॉपिक में भी थोड़ा करंट जोड़ेंगे। करंट में क्या जोड़ेंगे, जैसे एक पालियान ट्राइब है तमिलनाडु में, और पालियान ट्राइब में, पालियान क्षेत्र में बायोस्फीयर रिजर्व हो रहा था, जिसका पालियान ट्राइब ने प्रोटेस्ट किया था, मींस उसका विरोध किया था, क्योंकि उसके कुछ राइट्स वहां पे छीन जाते। फिर उसी तरह से आप सैम्पेन सेंट्रलीज जनजाति का नाम सुने होंगे, अंडमान निकोबार के क्षेत्र में। वह उस जनजाति को लेकर के जो प्रोटेक्शन प्रोग्राम चला जा रहे हैं या कुछ न्यूज में चर्चा में रहा है, तो कुछ वैसे जनजाति को इंटरलिंक करते हुए हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे, क्या समस्या है और उसको लेकर के सरकार के, वर्तमान सरकार की क्या नीति है। अब जनजाति जो है अति पिछड़ा मानव समुदाय है, लेकिन वो हमारे कल्चर का एसेंशियल पार्ट है, संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसलिए भारत सरकार उसको प्रोटेक्ट करती है। और भारत सरकार क्या, विश्व में सभी सरकार उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। फिर उसका पॉपुलेशन एंड रिलेटेड टॉपिक, जनसंख्या और उससे संबंधित जो पहलू है, जनसंख्या एज ए प्रॉब्लम, जनसंख्या एज ए
डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसंख्या किस तरह से हमारे लिए अच्छा है, जनसंख्या किस तरह से हमारे लिए समस्या है। और मेरे सेंस में यहां पे आ रहा है, थोड़ा सा हो सकता है इसको सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे मुद्दों से जोड़ के भी यहां पे पूछ सकता है क्वेश्चन जनसंख्या के कंटेक्स्ट में। तो या फिर न्यू जनसंख्या रजिस्टर या टू चाइल्ड पॉलिसी की बात जो भारत सरकार बार बार चर्चा में आ रहा है, हालांकि भारत सरकार तो अभी तक नहीं कही है, लेकिन बार बार यह न्यूज में आते रहता है, तो कुछ उस तरह के कंटेक्स्ट को यहां पे आपसे पूछ सकता है या इस तरह के कंटेक्स्ट को जोड़ा जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अप्लाइड एरिया है यह, मोर अप्लाइड एरिया, मोर डायनामिक एरिया, मोर स्मार्ट एरिया। देखो ये टॉपिक एक होता है रटने वाला टॉपिक, तो रटने वाला तो खैर काम करना ही नहीं चाहिए हमें कमीशन में कभी भी, हमें हमेशा समझने वाला काम करना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना है आंसर कभी भी प्री डिसाइडेड नहीं होता है। गलती कहां करते हैं बच्चे, जो रट के जाते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्लास में मैंने बोला था, इसमें भी बोल रहा हूं, क्वेश्चन कुछ भी पूछे लिख के मैं वही आऊंगा जो मैं याद करके गया हूं। यह कुछ ऐसा है, एक सुन लो छोटी सी कहानी है। एक बच्चा था, वो हमेशा हेलीकॉप्टर पे ही ऐसे याद करता था। उसके पापा पूछे, बेटा अगर कौ पे ऐसे आता है तो क्या लिखोगे? बोला डैडी सिंपल है, एक हेलीकॉप्टर था, वह टेक ऑफ किया, उड़ा, आसमान में जाके क्रैश कर गया, आसमान में क्रैश किया और नीचे गिरा। नीचे 4 गाय थी, एक ब्लैक कलर की थी, 2 व्हाइट कलर की थी, 2 ब्लैक कलर की थी। उस गाय पे गिरा, उस गाय के को एक पूंछ था, 4 पैर था, 2 कान थे, 1 नाक थे। एक गाय ब्लैक थी, एक गाय व्हाइट थी। तो वह बच्चा हेलीकॉप्टर पे ऐसे याद किया, लेकिन लिखा किस पे? गाय पे पूछा तो वह गाय पे लिखा। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन होता है, समझे? या फिर जो आप याद करके गए आप वही लिख के आएंगे, ऐसा नहीं करना है। यहां पे क्या करना है आपको? अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन आंसर करना है। जो पूछा गया है वही आपको आंसर में क्या करना है? लिखना है। तो ही आपका क्या होगा, यह सही आपको कोई मार्क्स आ पाएंगे, अच्छे मार्क्स आ पाएंगे। तो अब आइए देखते हैं रिसोर्स ज्योग्राफी। रिसोर्स ज्योग्राफी देखो हम यहां पे स्केप करके चल सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स ज्योग्राफी का कोई परफेक्ट ट्रेंड नहीं है। अगर मान लो थोड़ा सा न्यू मिनरल पॉलिसी वगैरह जैसे आया था, तो नवीन खनिज नीति या कुछ ऐसा पॉलिसी होता है, कुछ ऐसा समसामयिक मुद्दा होता है, करंट इश्यूज, बर्निंग इश्यूज होते हैं, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। अदरवाइज इसको हम लोग क्या करते हैं, स्केप करके चलते हैं। फिर हमारा आता है एग्रीकल्चर, मोस्ट रिलायबल और इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए यहां से आपको एक क्वेश्चन 100% निकलेगा, 100% एक क्वेश्चन हमारा निकल गया। कभी कभी एक क्वेश्चन भी निकलेगा और साथ साथ एक दूसरे क्वेश्चन का ए नंबर भी निकल गया आपका। आप जाके प्रीवियस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब हमको 2 क्वेश्चन ही पकड़ना है, तो एग्रीकल्चर से 100% हमारा एक क्वेश्चन होता है एग्रीकल्चर। और यहां पे एग्रीकल्चर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे और बिहार के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी और बिहार के कंटेक्स्ट में भी। तो एग्रीकल्चर में इरिगेशन होता है, सिंचाई है, सिंचाई के साथ साथ इंटेंसिटी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप, ग्रीन रिवॉल्यूशन, लैंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी, भूमि के प्रयोग की क्या नीति है, सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी, रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो सोशल फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन, जैसे कि अभी वन हरियाली योजना करके कुछ बिहार में चल रहा है, तो ऑब्वियस बात है सोशल फॉरेस्ट्री का यह एक एग्जांपल हो सकता है बिहार के कंटेक्स्ट में। तो मेरा कहना है दीज आर टॉपिक, दीज आर स्टैटिक टॉपिक, लेकिन बहुत सारे इसके जो एप्लीकेशंस है, क्योंकि ऑब्वियस बात है इंडियन ज्योग्राफी है और भारत सरकार की नीति है, और भारत सरकार जो है इसको लेकर के काफी तरह तरह के प्रोग्राम को लॉन्च कर रखी है। इवन बिहार सरकार बहुत सारे प्रोग्राम को लॉन्च कर रखी है। तो ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन के पूछने का एरिया हो सकता है वहां से इंटरलिंक्ड हो, आपको पूछा जाए, नहीं भी पूछा जाए तो आपको उससे क्या करना है, जोड़ के लिखना है। तो यह एग्रीकल्चर हो जाएगा। देन फिर उसी तरह से हमारा क्या होगा, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में ध्यान रखना है, सीधे सीधे जो बीपीएससी में पूछा है, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। इंडस्ट्री में चूंकि बिहार में इंडस्ट्री नहीं है इसलिए क्वेश्चन बनता है, जो बिहार में इंडस्ट्रियल इंपावरमेंट के लिए बिहार सरकार को कौन कौन से उपाय करने चाहिए, क्या आधारभूत संरचना पे काम करना चाहिए, क्या लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना चाहिए,
क्या बिजनेस इन्वायरमेंट को डेवलप करने के लिए सरकार को ईज डूइंग बिजनेस पे काम करना चाहिए, किस तरह के एफर्ट को लगाना चाहिए बिहार सरकार को। तो कुछ इस तरह के कंसेप्ट और इंडस्ट्री से सिर्फ एक दो पॉइंट ही हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ और इंपॉर्टेंट है जैसे जनरल स्टडीज में यहाँ पे इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट प्लेस पे ही है, जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज है, एल्यूमिनियम है, शुगर इंडस्ट्रीज है, तो उस तरह के क्वेश्चन। तो यहां पे ये हो गया आपका। फिर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड का कुछ नया कॉन्टेक्स्ट है, जैसे भारत सरकार की नई नीति है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नया ध्यान रखना है, यहां पे कोई कन्वेंशनल पॉलिसी नहीं, इसलिए मैंने बोला थ्योरीज नहीं यहां पे केवल और केवल क्या होगा, अप्लाइड पार्ट। फिर सेटलमेंट, बस्ती भूगोल से एक क्वेश्चन फिक्स है 100%। प्लानिंग से एक क्वेश्चन बस्ती भूगोल से हमारा फिक्स है, जैसे स्मार्ट सिटी पूछा था, मेक इन इंडिया क्वेश्चन था, स्मार्ट सिटी था, कुछ और नए पॉइंट एरेज हो सकते हैं, तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन अर्बनाइजेशन, भारत के शहरों का विकास और उसकी समस्याएं, भारत के शहरों के विकास और उसकी समस्या में बिहार के शहर के विकास और उसकी समस्या भी आ जाती है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे यहां पे। फिर दूसरा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन टाउन, भारतीय शहरों की आंतरिक संरचना, भारतीय शहरों की आंतरिक संरचना और जो वेस्टर्न कंट्री के शहरों की दोनों में अंतर देखेंगे आप। भारत में क्या होता है, नीचे दुकान ऊपर मकान होते हैं, इस तरह से नीचे दुकान करता ऊपर मकान होता है, लेकिन एक्चुअल में टाउन प्लानिंग का यह पार्ट नहीं है। जो कॉमर्शियल एरिया होंगे वह अलग होंगे और रेसिडेंशियल एरिया क्या होते हैं, अलग होते हैं प्लान्ड सिटी में। तो लेकिन भारत का कंसेप्ट कुछ ऐसा है, मैक्सिमम टाउन में देखेंगे नीचे दुकान ऊपर मकान वाला बात, तो कुछ इस तरह से यहां पे हम लोग देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है डिटेल्स में। देन फिर टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग के लिए का ही पार्ट है स्मार्ट सिटी। देखो कितना बार स्मार्ट सिटी आ चुका है। तो नगर नियोजन, भारत में कितने नगर नियोजित नगर हैं, भारत में नियोजन के 3 डायमेंशन, एक तो पूर्ण नियोजित नगर, दूसरा नियोजित और अनियोजित नगर, प्लान और नॉन प्लान सिटी दोनों एक साथ है भारत में। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं दिल्ली का कनॉट प्लेस जो है एकदम प्लान टाउन के रूप में है, जबकि लाल किला जाएंगे तो वह क्या है, अनप्लान्ड। या पटना का आप एग्जांपल ले ले, ओल्ड पटना जो अजीमाबाद या बांकीपुर के नाम से रहता है, वह क्या है, वह अनप्लान्ड है, वह गैर नियोजित है, अनियोजित है, अस्त व्यस्त है। लेकिन सेम टाइम अब दानापुर एरिया, कैंट एरिया जाएंगे, वह क्या है, प्लान्ड है। तो कुछ इस तरह से जो हमारा टाउन प्लानिंग का जो स्टेटस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर स्लम्स अर्बन रेसिडेंस मींस मलिन बस्ती और उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं और समस्याएं जो है उसको डिस्कस करेंगे। फिर नेशनल अर्बन पॉलिसी, राष्ट्रीय अर्बन मिशन क्या है, तो नेशनल अर्बन पॉलिसी सीधे सीधे हमारा स्मार्ट सिटी और अर्बन पॉलिसी को लेकर सरकार, भारत सरकार कुछ और नीति जो है, जो शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट है भारत सरकार का अर्बनाइजेशन को लेकर के, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको दिख रहा हो ये टॉपिक जो है ज्योग्राफी से अधिक करंट अफेयर्स और जो समसामयिक मुद्दा है उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, और यह आपके जीएस को भी इनरिच करता है। जनरल स्टडीज में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल टॉपिक है, यह जीएस में भी आपको एंजॉय करवाएगा ये टॉपिक, और जीएस में भी एज दिलवाएगा। अभी देखो ना कितना इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिक्स का, इंडियन ओशियन का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, मालाबार, क्वाड वार एक्सरसाइज, ये जितने भी हैं ये सारे आपके यहां पे दिखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है अगला। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, पूरा इकोनॉमिक्स आ गया यहां पे। प्लानिंग, 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया, भारत सरकार के पंचवर्षीय योजना में क्या क्या था, मल्टी लेवल प्लानिंग क्या था, और भारत सरकार के अलग अलग सेक्टरल प्लानिंग क्या था, सेंट्रलाइज प्लानिंग, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। और प्लानिंग को अगर देखोगे तो भारत सरकार का प्लानिंग जो था स्टार्टिंग में क्या था, वह रशियन मॉडल आधारित था। मींस what to produce, where to produce, how much to produce, all things are decided by government। मींस नियोजन की ये नीति थी, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना, सारा कौन डिसाइड करता था, सरकार डिसाइड करती थी। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ है, जो भारत सरकार टारगेट फिक्स करती है, केवल लक्ष्य निर्धारित करती है, लेकिन उसको पूरा करने का काम अब धीरे धीरे कौन करता है, निजी क्षेत्र। और यह क्या हो रहा है, यह प्लानिंग के स्वरूप में चेंज हुआ है, और इसी को लेकर के क्या है, प्लानिंग कमीशन, जो प्लानिंग योजना आयोग था वर्तमान समय में क्या हो गया है, नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया। पूरा इकोनॉमिक्स है यहां पे। फिर यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे प्लानिंग कमीशन के द्वारा नियोजन की नीति थी वह क्या था, वह ट्रिकल डाउन अप्रोच था, ऊपर से नीचे की ओर विकास। मींस ऊपर से विकास कर दिया जाए तो विकास क्या होगा, ऑटोमेटिकली वह नीचे लेवल पे पहुंच जाएगा। मींस अगर रिच पीपल, अमीर लोगों में विकास कर दिया जाए, ऊपर के लेवल पे, सेंटर लेवल पे विकास कर दिया जाए, तो स्थानीय स्तर पे आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन नीति आयोग का क्या हुआ, नीचे से ऊपर की ओर विकास, ट्रिकल डाउन अप्रोच की जगह बॉटम अप अप्रोच की पॉलिसी है। तो कुछ इस तरह का
इस तरह के कंसेप्ट को, पूरा इकोनॉमिक्स है यहां पे, इकोनॉमिक्स को आपको इनरिच करेगा। मल्टी लेवल प्लानिंग, बहुस्तरीय नियोजन, डेवलपमेंट एंड रीजनल डिस्पैरिटी, यही मैंने बोला था, विकास और प्रादेशिक असमानता, क्यों महाराष्ट्र डेवलप हो गया और बिहार अनडेवलप हो गया। झारखंड देखो आयरन स्टील का प्रोडक्शन करता है, मिनरल रिच स्टेट है, लेकिन महाराष्ट्र उसके तुलना में, गुड़गांव उसकी तुलना में अधिक डेवलप है, क्या रीजन है? तो आप देखोगे एक दो पॉइंट यहां समझना है। झारखंड में आयरन स्टील कोर इंडस्ट्रीज है और आयरन लोह इस्पात का उत्पादन होता है, जितने भी एक्टिविटीज होते हैं सभी ऑलमोस्ट आयरन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जबकि महाराष्ट्र में कोई आयरन स्टील नहीं है, महाराष्ट्र में, मुंबई में, पुणे में देखेंगे एफएमसीजी गुड, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन होता है। तो ऑब्वियस बात है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अधिक होती है, उसका इकोनॉमिकल मोबिलाइजेशन अधिक होता है। देखेंगे बड़े बड़े एजेंसी के प्रोडक्शन पॉइंट वहां पे है। तो चूंकि आधार है झारखंड, लेकिन प्रोडक्शन होता है पुणे में, तो पुणे को इसका एडवांटेज मिला है। और झारखंड क्या रहा है, महाराष्ट्र की तुलना में थोड़ा पुअर रहा है और महाराष्ट्र रिच हो गया। तो यह रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, और प्लानिंग का क्या इसमें रोल रहा है जो यह डिस्पैरिटीज को डेवलप हुआ है, इसको देखेंगे। जैसे आप कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लानिंग से अगर जोड़ के देखोगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि को बूस्ट करना, और प्रथम पंचवर्षीय योजना सफल था, लेकिन कभी आपने सोचा यह सफलता सभी राज्यों में नहीं मिली थी, कुछ पर्टिकुलर राज्य में ही सफल हुआ था, कुछ राज्यों में असफल रहा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के डिजाइन करते समय इस असफलता को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना का टारगेट सेट कर दिया गया और हैवी इंडस्ट्रीज, और हालांकि हैवी इंडस्ट्री सेट कर दिया, दूसरी पंचवर्षीय योजना असफल, और फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का मूल्यांकन न करके तीसरे पंचवर्षीय योजना का टारगेट फिक्स कर दिया गया। तो कुछ इस तरह से रीजनल प्लानिंग जो हुआ है वह रीजनल डिस्पैरिटीज को बढ़ाया है। जो प्लानिंग था हमारा, प्लानिंग का जो मेथड था वह रीजनल डिस्पैरिटीज को बढ़ाया, प्रादेशिक असमानता को बढ़ाया। तो इस तरह के टॉपिक को हम लोग देखेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे 100% यह इकोनॉमी पॉलिटी बेस्ड टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको किसी भी कन्वेंशनल बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो थ्योरी होगा, उसमें करंट नहीं होंगे, और थ्योरी पढ़ के जाएंगे और लिख के भी आप आएंगे, खूब भरपूर लिख के आएंगे, आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। ओह पेन तोड़ दिए हैं, कॉपी फाड़ दिए, इतना लिखे हैं, लेकिन जब मार्क्स आएगा तो मन दुखी हो जाएगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है। यह टॉपिक आपसे डिमांड करता है आपका अपना आइडिया, आपका करंट और अप्लाइड अप्रोच, जिसके लिए आपको एक्सरसाइज कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सही तरीका से राइटिंग स्किल को डेवलप करना है। इंफॉर्मेशन आपके पास होंगे, पीटी क्वालिफाई करके आ रहे हो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2-3 बार मेंस दे गए। ये क्लास आप लोग के डिमांड पे है, मोर देन 100 ऑफ बच्चे का मेरे पास कॉल आया, सर सिलेबस थोड़ा सा डिजाइन कर दीजिए, देन फिर हम लोग स्टार्ट करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इस बार इंटरव्यू किसी कारण से नहीं दे पाए, उनके तो आप लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, लेकिन इस बार किसी कारण से नहीं दे पाए, यूपीएससी का मेंस दिया आप लोगों ने, तो छोटा सा चेंज कर देना, सिर्फ इंफॉर्मेशन को सही जगह पेस्ट कर लेना, आपको 100% आपका रिजल्ट होगा। और आपका नहीं होगा तो किसका होगा? क्योंकि आप लोग ही डिजर्व करते हैं, एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। मैं जान रहा हूं बहुत लोगों को जो डिजर्व करते हैं, जिनका रिजल्ट होना ही है। तो यहां पे छोटा चेंज, स्मॉलर चेंज, फिर से ब्रिंग्स बिगर चेंज। अब आइए देखते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में किस तरह से हमारा टॉपिक जो है यह भी 100% अप्लाइड और डायनामिक टॉपिक है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, भारत की राजनीतिक समस्या, क्या क्या पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। यहां पे मल्टी पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको भी पढ़ा जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, इस तरह के प्रॉब्लम्स को, या क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, जैसे पॉइंट को, जैसे कंसेप्ट को भी यहां पे हमें पढ़ना होता है। तो ये टॉपिक, देन फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, राज्य पुनर्गठन, और राज्य पुनर्गठन में जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो जम्मू कश्मीर का ऑब्वियसली बात है, जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, तो ये तो करंट इंफॉर्मेशन ही हुआ, तो इसको करंट और अप्लाइड टॉपिक, जो जीएस के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देन फिर इंटरनेशनल बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड रिलेटेड इश्यूज, अभी चीन से भी, चाइना से भी चल रहा है और पाकिस्तान से भी चल रहा है। मेरा भी वीडियो अपलोड है इस पे, तो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला हुआ है, चाइना से कहां कहां डिस्प्यूट है और पाकिस्तान से क्या डिस्प्यूट, और डिटेल्स में हम डालेंगे। तो यह करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आईआर में मैंने बोला था पेपर 1 जनरल स्टडीज, वहां पे आपके लिए हेल्पफुल होगा यह। और देन फिर इंडिया एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर की भू राजनीति, अभी मालाबार एक्सरसाइज हुआ है, मालाबार एक्सरसाइज में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया है, और ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया गया अमेरिका के साथ हुआ है। तो मालाबार एक्सरसाइज चाइना को चैलेंज करने के लिए था, लेकिन अमेरिका को चूंकि हिंद महासागर में भारत अधिक महत्व दे रहा है,
तो इसे रूस के साथ हमारी दूरी क्या हो गई है, बढ़ती जा रही है। तो ऑल आर 100% IR बेस्ड टॉपिक और वेरी स्मार्ट टॉपिक, वेरी इंटेलिजेंट टॉपिक। आप चाहे तो इसमें अपने आप को काफी आगे रख सकते हैं, अगर थोड़ा सा आप चेंज कर लें अपने राइटिंग स्किल में तो। लेकिन अब क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, इसी पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मींस अगले वीडियो में। और अगला जो सीरीज होगा, आज तो हमारा सिलेबस चल रहा था, सिलेबस का यह दूसरा पार्ट है, इंडियन ज्योग्राफी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो यह इस तरह से आपका क्या है, यह पूरा का पूरा सिलेबस है। और इसी सिलेबस में आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में बिहार को हम लोग बिहार से इंटरलिंक करके देख लेंगे, इंडस्ट्री को बिहार से इंटरलिंक करके देख लेंगे, फिर सेटलमेंट को बिहार से इंटरलिंक करके देख लेंगे। तो हमारा बिहार ज्योग्राफी भी क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। और बिहार ज्योग्राफी में कोई कन्वेंशनल अप्रोच को नहीं देखना है। बिहार गवर्नमेंट का जो गजेटियर्स है, बिहार गवर्नमेंट के जो सर्वे होते हैं, उससे आपको कंटेंट निकालना होता है। अब देखिए, अब इंडियन ज्योग्राफी के कुछ ऐसे टॉपिक है जिसका आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, राइट। उसके लिए क्या करना होगा, करंट अफेयर्स से ही आपको पॉइंट्स को पिक करना होगा, देन ही आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें इंडियन ज्योग्राफी के साथ क्या करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। अब जो आगे हम लेके आएंगे, हम कुछ क्वेश्चन के साथ सिलेबस को इंटरलिंक करते हुए जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जनरल स्टडीज को भी लेकर के हम लोग आ रहे हैं। जनरल स्टडीज के सारे टॉपिक का डिटेल एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे ही मेंस में इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चों का कॉल आया था और मैसेज भी आया है, सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे वीडियोस जिग जैग इसमें है। ऑब्वियस सी बात है, इसमें बहुत सारे कोर्सेस एक साथ लॉन्च हुए हैं, हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए बहुत सारे वीडियोज हैं। सबका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होगा, सारे प्लेलिस्ट में होंगे आपके। आप जो वीडियो जहां से जिस सेगमेंट का वीडियो आपको सर्च करना, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप यूपीएससी का भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, यूपीएससी का इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी मैं लेके आ रहा हूं 100% टारगेट बैच, जो कि 2021 में प्रीलिम्स के लिए यूट्यूब पे ही 2021 में प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इवन एसएससी के लिए भी बहुत सारे फैकल्टीज है, एसएससी के लिए भी लेके आ रहे हैं। तो सारा आपको मिलेगा। साइंस का जैसे अभी चल रहा है, साइंस का एक्सक्लूसिव चल रहा है, साइंस सभी एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए है, वह यूपीएससी से लेकर के एसएससी वनडे एग्जाम तक के लिए है। तो सारे प्लेलिस्ट में आपके अवेलेबल होंगे, सारे अलग अलग पार्ट में होंगे, आप वहां से सर्च करके इसको ले सकते हैं। हो सकता है थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि मैकेनिज्म प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाया है। तो जैसे ही प्रॉपर मैकेनिज्म हो डेवलप हो जाता है, तो जो भी समस्याएं हो रही है वो भी क्या होंगी, कम हो जाएंगी। तो इस सिलेबस के एक्सप्लेनेशन के साथ ही आज के वीडियो को हम खत्म करते हैं। लेकिन फिर से रिपीट कर रहे हैं, आपको अगर कुछ इसमें करेक्शन चाहिए है और कुछ चाहिए होगा, सर आप इस तरह से नहीं, कुछ ऐसे करते तो शायद और मच बेटर फॉर स्टूडेंट्स के लिए और अच्छा होता, आपके लिए और इफेक्टिव होता, क्योंकि आपका रिजल्ट हमारा अंतिम ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। हम लोग हमारा लास्ट टारगेट, आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास में देखते होंगे तो क्लास में भी मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है रिजल्ट, क्वेश्चंस का आंसर। तो चूंकि यह थोड़ा मेरा टीचिंग सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है, मैं पढ़ाने में जो है दिमाग से अधिक भावना से काम लेता हूं, और सेंटीमेंट से जुड़े होने के कारण आपका रिजल्ट ही मेरा क्या है, मेरा गोल है और मेरा ये है। तो इसलिए जो है, अगर इसको लेकर के कुछ करेक्शन चाहिए है आपको, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका कमेंट मोस्ट वेलकम है। आप लोगों के कमेंट का प्रॉपर रिप्लाई होगा, जैसा कि मैं करता भी हूं, तो उसका और उसके ऊपर करेक्शन भी होगा एज सुन एज। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट।